वहां के कबायली कुछ उनको फौज का वेश धारण करवा के उनको हथियार देके कश्मीर पर हमला कर दिया। श्रीनगर तक ये लोग पहुंच गए। उस समय अ, अंततोगत्वा फिर उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है उस समय कश्मीर को बचाने में, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके उस समय के जो सरसंघ चालक थे परम पूजनीय गुरु जी, उनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने इंटरवीन किया कि ऐसा ना हो कि पूरे का पूरा कश्मीर उधर से वो कब्जा कर ले। कुल मिलाकर अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भी उस विषम परिस्थिति में, जब पाकिस्तान एक एग्रेसर के रूप में वहां आ गया था, भारत में मिलने का निर्णय किया। और उन्होंने भी वो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र, उस पर सिग्नेचर किए, जिस पर पंजाब के किसी रूलर ने किए होंगे, राजस्थान के राजाओं ने किए होंगे, और देश के बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट थी। कहने का अभिप्राय जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के महाराजा, महाराजा धीराज हरि सिंह जी ने जिस डॉक्यूमेंट, जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके अपनी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो गिलगित बल्टिस्तान तक फैली हुई थी, जिसमें मीरपुर मुजफ्फराबाद भी इंक्लूडेड था, उसका भारत में विलय किया। वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल वही था, डिट्टो वही था, प्रोफोर्मा था, बस सिग्नेचर थे उस पे, जो भारत की किसी भी दूसरी स्टेट ने साइन किया था। देयर वॉज नथिंग स्पेशल, नथिंग वॉज डिफरेंट। एक जैसे कागज पर दस्तखत जम्मू कश्मीर ने किए, उसी पर मान लीजिए कोई मोगा की, हरियाणा में जींद की कोई रियासत होगी, उसने साइन किए थे। लेकिन उस सबके बावजूद कुछ कारण भी, वहां परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, पाकिस्तान का अटैक हो गया था। मैं बहुत डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, संक्षेप में सारी कहानी को निपटाऊंगा। लेकिन बहाना बनाकर कि जम्मू कश्मीर की स्थितियां स्पेशल हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 का प्रोविजन कर दिया गया। और वो प्रोविजन क्या था, वो बड़ा विचित्र था, उस पर 2-3 मिनट मैं जरूर लूंगा। 370 जम्मू कश्मीर के सरकार को, वहां की असेंबली को ये राइट देता था कि उनका जो जी करे वो कानून तो हिंदुस्तान का लागू कर लो जम्मू कश्मीर में, और जिसका ना जी करे, हरियाणा वाले भी होंगे कुछ विद्यार्थी, मैं हरियाणवी में उतर गया, तो जी करे तो दिल्ली की बात मान लो, जी ना करे तो ना मानो। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जम्मू कश्मीर को ये अधिकार देता हुआ भारत के संविधान में डाल दिया गया कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूरा का पूरा जस का तस पूरे के पूरे देश पर, हर पर लागू होता है, तो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पे वही प्रोविजन लागू होंगे, वही एक्ट लागू होंगे, वही संशोधन लागू होंगे जिनको जम्मू कश्मीर की स्टेट, वहां की गवर्नमेंट, वहां की असेंबली अप्रूव करेगी। इसके कारण जम्मू कश्मीर पर भारत के संविधान के बहुत बड़े प्रोविजंस, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो उस पर कभी लागू ही नहीं हुए थे जब तक 370 लगी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा में पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, वो कांग्रेस के शासन में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे वो लागू हो गया। दिल्ली ने, यानी केंद्र ने, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, हरियाणा में लागू हो गया, केरल में लागू हो गया, नागालैंड में लागू हो गया, गुजरात में लागू हो गया, राजस्थान में लागू हो गया। भाई साहब, जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं हुआ। राइट टू एजुकेशन लागू नहीं हुआ क्योंकि उनकी मर्जी, लागू करने दें या ना करने दें। आरटीआई लागू करने दें, ना करने दें। शेड्यूल कास्ट को कोई बेनिफिट देना है, मर्जी उनकी, करने दें ना करने दें। तो 370 एक ऐसा आर्टिकल था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को संपूर्णता में लागू होने देने के रास्ते में एक बाधा था। ये भेदभाव करने वाला आर्टिकल हटना चाहिए था, ये हटा। जब ये नहीं हटा था, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, आपको याद होगा, वहां की एक और महिला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, कि अगर 370 हटा दिया गया तो हिंदुस्तान का कोई नाम लेवा वहां पर नहीं बचेगा, तिरंगा को, तिरंगा थामने वाला कोई हाथ जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा। इस तरह के डराने वाली बातें की गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा
कि अगर ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, पता नहीं चीन के साथ चले जाएंगे, पता नहीं ये कहा मंगल पे चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर भारत में नहीं रहेगा। अजीब अजीब तरह की बातें की। लेकिन भारत की सरकार ने जब दृढ़ता से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को, जो कि टेम्परेरी और ट्रांजिएंट अस्थाई प्रोविजन था भारत के संविधान का, संविधान निर्माताओं ने यही लिखा था उसमें कि ये अस्थाई है साहब, ये रहेगा नहीं, उसको हटाया। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ है। नए मेडिकल कॉलेजेस, नए आईआईएम, आईआईटी, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, रोड्स की डेवलपमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें वहां हुई हैं। गूगल करेंगे, सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर के लोगों को के मनों में जो एक बात बिठा रखी है कि तुम तो स्पेशल हो, जो कि मेरे लिए अपमानजनक थी। भाई काहे के स्पेशल हैं? जैसे विवेक बाल्यान, वैसे वीरेंद्र सिंह चौहान, और वैसे ही शेख अब्दुल्ला। भारत का संविधान यही हक देता है हमको। और भारत में जैसे हरियाणा जो जुड़ा था भारत में, वैसे ही जोधपुर की रियासत जुड़ी थी, वैसे जैसलमेर की जुड़ी थी, उनके हक भी बराबर थे। तो मेरा आपका अपमान करने वाला ये प्रोविजन समाप्त किया गया है। उसके बाद हम और वो बिल्कुल एक जैसे हैं। उसके कारण अब वो भारत के तिरंगे को जलाने को अपना हक नहीं मानते हैं। अब वहां पर टेरर की जो घटनाएं हैं इस आर्टिकल के हटने के बाद, वो 45% उसमें कमी आई है। वहां यूथ, जम्मू कश्मीर के कुछ एक हिस्से जो टेरर इन्फेस्टेड एरियाज कह सकते हो आप, उन इलाकों में नौजवान भारत की फौज में और सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती नहीं होते थे। अब आतंकवाद की कंपनियों, लश्कर ए तैयबा और इस तरह की जो और चीजें, उनमें शामिल होने के बजाय हिम्मत कर रहा है वहां का नौजवान कि वो भारत की फौज में शामिल हो, वो तिरंगा उठाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोले। अब वहां के कॉलेजों में वैसी एक्टिविटीज होती हैं जैसे आपके कैंपस में साहब बता रहे थे, कुलपति महोदय, वहां बुरहान वानी नाम के एक आतंकवादी का नाम आप सबने सुना होगा। जो चेंज आया जरा महसूस कीजिए, इस पर गर्वित होइए, आनंदित होइए, खुश होना चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए, माथे पे चमक आनी चाहिए। बुरहान वानी का अब्बू, हु हैपेंस टू बी अ टीचर, बुरहान वानी के अब्बू को भी अब आप उसके गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी पर तिरंगे के सामने सैल्यूट करते हुए और जय हिंद और भारत माता की जय बोलते हुए देख पाते हैं। आर्टिकल 370 और 35 ए के जाने से इस तरह के बहुत सारे बदलाव आए हैं। कुछ अपमानजनक चीजें थी। एक देश था, कॉन्स्टिट्यूशन दो थे। जब 370 हटने से पहले एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर के, जो पार्टली लागू था, पार्शियली लागू था, और दूसरा जम्मू कश्मीर वाले कहते थे वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। भाई साहब अब वो नहीं है। जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं रहा। वो तिरंगे की तरह अपना अलग झंडा लेकर चलना चाहते थे, अलग अलग पहचान के रूप में। 370 हटने के बाद, 35 जाने के बाद, ना निशान अलग है, ना प्रधान अलग है। प्रधान तो पहले ही अलग होने शुरू हो गए थे। आप कुछ लोगों को ध्यान नहीं होगा, चलते चलते एक सेंटेंस में जरूर बता दूं कि वो भी दौर था जम्मू और कश्मीर में जब वहां के मुख्यमंत्री को वो मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, प्रधानमंत्री कहा करते थे। वहां के गवर्नर को राज्यपाल या गवर्नर कहने के बजाय सदर रियासत कहा करते थे। वजीर आजम और सदर रियासत, वजीर आजम हिंदुस्तान के होते थे, कश्मीर के अलग हुआ करते थे। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री वही जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हैं। भारत का संविधान वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक एक इंच पर, एक एक जर्रे पर पूरी तरह से लागू है। ये बड़ा परिवर्तन 370 के बाद आया है। दो सेंटेंस 35 ए के बारे में और बोल दूं। कामाख्या जी ने एक रेफरेंस दिया था, उसी को थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। जागते नहीं है हम सोए हुए से देश हैं। इस देश का नौजवान, उस पर भी ये आरोप लगाता हूं मैं भी उसमें शामिल हूं, खुद को इंक्लूड करते हुए। भाई जरा ईमानदारी से अपने दिलों पे हाथ रख के इस सभा में जितने बचे कुचे श्रोता हैं, सोचकर कहीं लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपने में से किस ने 2017, 15 या 19 को, जिस दिन ये उखाड़ी गई, उखाड़ के फेंक दिया 35 ए को, 370 को, उसी डेट को एक
बेंचमार्क मान लेते हैं, अपने में से किस किस को उस डेट तक पता था कि there existed a constitutional provision named titled 35A in the Constitution of India. लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से किस किसने सुन रखा था, किस किसने पढ़ रखा था। साहब आपको माफी है, आपने नहीं पढ़ा था, कोई पाप नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया। लॉ के प्रोफेसर से पूछ लेना, अगर आपके यहां लॉ का डिपार्टमेंट है, गो टू द प्रोफेसर्स ऑफ लॉ, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है कई सालों तक, पढ़कर आए, पढ़ा भी लिया, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने 35A नाम की कॉन्स्टिट्यूशनल बीमारी को कभी पढ़ा ही नहीं था। कारण था कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बॉडी में, मुख्य किताब में होता ही नहीं था, अपेंडिक्स में पढ़ा होता था। और जो उन्होंने जिक्र किया कि एक वकील के पास गए, जिस वकील के पास गए थे वो स्वर्गवासी हो गए हैं। वो वकील देश के चोटी के 3-4 बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, निरादर हो जाएगा उनका, देश के चोटी के, अगर आप 5 वकीलों के नाम जितने आपने सुने होंगे, खब्बी खान, तीसमार खां टाइप, डॉन टाइप वकील, जिनके नाम से दुनिया थर्राती है, ऐसे 5 नाम आप सोचोगे तो 100% लोगों के मन में, उनके मस्तिष्क में उनका चित्र आ जाएगा। उन वयोवृद्ध वकील के पास जब जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के लोग गए तो उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं कि 35A नाम से भी कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब उनको वो किताब खोल करके दिखाई गई, 35A दिखाई गई, तो उन्होंने सिर पकड़ लिया और उन्होंने इंस्टेंटली रिएक्ट करने के बजाय कहा ये कि जो भी वहां बड़े लोग गए थे, उनका भी नाम मैं नहीं लेना चाहता इस कार्यक्रम में, उनको कहा गया कि भाई साहब कृपा करके मुझे समय दे दीजिए, आई विल फर्स्ट गो थ्रू द आर्टिकल, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, फिर 1 सप्ताह बाद आपसे बात करूंगा। ऐसी दशा इस देश के जो लर्नेड लोग, लर्नेड लॉयर्स, लीगल ल्यूमिनरीज, उनकी थी। हम और आप, हमारी और आपकी तो बिसात ही क्या है, ये दशा रही। इसका कारण एक ये भी था कि 35A भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के थ्रू नहीं डाला गया था। 30 सेकंड्स और लूंगा, बताऊंगा कैसे कैसे भद्दे मजाक हुए थे इस देश के साथ, कश्मीर के मामले में खास तौर पे। भाई अपने में से सब लोगों ने कहीं ना कहीं 10वीं 11वीं 12वीं में या उसके बाद किसी ने अगर पढ़ा होगा, तो इतना तो सबको मालूम ही है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है वो ये है कि अमेंडमेंट का प्रस्ताव वो संविधान, देश की संसद में आएगा, पार्लियामेंट के सामने। अगर आपको, इसको यूं कहते हैं कि अगर आपको भारत के संविधान में कोई आर्टिकल जोड़ना है, कोई आर्टिकल घटाना है, तो आपको, हमको यही पता है ना कि भारत की संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा, संसद चर्चा करेगी, फिर मतदान होगा, मतदान कितने प्रतिशत उसके पक्ष में होना चाहिए, इसके नियम निर्धारित हैं। भारत की संसद में प्रस्ताव रखे बिना, भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुए बिना संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन उसका एक जो रास्ता था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का, राष्ट्रपति के आदेश से चुपचाप संसद को बताए बिना, विदाउट टेकिंग पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री इनटू कॉन्फिडेंस, आर्टिकल 35A was included, was made a part of the Constitution of India। इसलिए बहुत ईमानदारी से आप और हम अगर कहीं कहें तो ये कह सकते हैं, दिस वॉज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मेरे आपके सबके साथ धोखा था। अब वो निपट गया साहब, उसके बाद कश्मीर बदल रहा है। अधूरे सपने बहुत सारे हैं, गिलगित बल्टिस्तान में तिरंगा फहराना है, मीरपुर मुजफ्फराबाद को भी भारत में वापस लेकर आना है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता था कि 370 नहीं जा सकती, जैसे बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि अक्साई चेन वापस नहीं आ सकता, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता था कल तक कि श्री राम का मंदिर नहीं बन सकता अयोध्या में, ठीक वैसे ही अभी कईयों को मन में खटका है कि जम्मू कश्मीर का इनकम्प्लीट मैप वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उन सबको मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मेरे और आपके मन में पक्का अगर विश्वास रहेगा कि ये हो सकता है,
तो हम और आप मिलकर आने वाले 5, 7, 10 साल में, और वैसे टाइम लिमिट को फिक्स नहीं करनी चाहिए कि मेरा उससे पहले भी हो जाए, हम और आप सपना तो देखें कि हमें अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपना जन, अपने लोगों को वापस, जो पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में हैं, उनको वापस लाना है तिरंगे की छाया में। तो ये सपना भी 370 के जाने की तरह, 35A के उड़ जाने की तरह, मंदिर के बन जाने की तरह साकार होने वाला सपना है। इसके लिए कंट्रीब्यूट करने का मन बनाएं। इतनी सारी बातें मुझे आप सबसे कहनी थी। आप लोगों के मन में कुछ सवाल हों, समय तो बचा नहीं मेरे ख्याल से, और अगर समय बचा है तो कामाख्या की जी की जगह कश्मीर से जुड़े सवालों पर कोई बात आपको कहनी है, मुझसे पूछनी है, तो मैं टिप्पणी करने के लिए उपस्थित हूं। आप लोगों ने इतने संयम से सुना, आप सबका हृदय से आभार। भूल चूक कोई हो गई हो मेरे से तो खाते में लिख लीजिएगा। ऐसे बहुत अंश में आप क्योंकि बहुत लंबा ज्वलंत मुद्दा हमारे वास्तव के स्टूडेंट बल्कि और भी कहीं समूह और आपने रखे हमारे अध्यक्ष माननीय माननीय हमारे प्रकट करना चाहते हैं। पत्रकारिता के सब लोग विद्यार्थियों वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इस समय तक पॉलिटिकल ये प्रोग्राम आयोजित करने का बेसिक था, हम बच्चों को जो सामाजिक सोशल इश्यूज के बारे में विद्यार्थी, और क्योंकि प्रगति विकासशील पहचान बात से होती है कि इसके कानून किस तरह के हैं, रूप से जो भारत सरकार स्तर को हटाकर तो 300 आने के बाद तो हमारे विद्यार्थियों को आने वाली पता होना चाहिए। बात को ध्यान में उन्होंने किया था, तो आपने अपने संबोधन के माध्यम इस तरीके से बड़ी क्लैरिटी के साथ इस विषय पे अपनी बात को रखा है। मुझे लगता है कि कम से कम जब कभी किसी जम्मू कश्मीर के विषय पर आर्टिकल 370 और 5A के बारे में होगी, विद्यार्थियों को रूप से आज के आपके उद्बोधन से रूप से उनका ज्ञानार्जन हुआ है, और वो अब इस विषय पे अपना भी कोई आर्ग्यूमेंट जो है रख सकते हैं। तो मैं बस आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपको फिजिकली डिपार्टमेंट में देखना चाहते हैं एक बार, लंबे समय से प्लान, बट लेकिन जल्दी ही उम्मीद करेंगे कि आप लोग भाग में आएंगे। और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि आप लंबे समय तक हरियाणा तो जो पत्रकारिता है, रूरल पत्रकारिता का क्या रोल है, हो सकता है कि हम आने वाले प्रेस दिवस पर भी का कोई आयोजन करें। मैं अनुरोध करूंगा जब भी हमारी निमंत्रण आपको पहुंचे जरूर फिर आए और फिजिकली हमारे बीच। इस शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। पता चला कि मैं डॉक्टर तरीके से आपका एक ब्रांड वो मुझे एक बात कहते हैं तो जब भी वो कहते हैं कि मेरे लाइफ में जितना डिसिप्लिन है या जो भी वीरेंद्र सर से लगभग हर चीज के बारे में, अच्छी चीज के बारे में वो यही कहते हैं कि मैंने वीरेंद्र सर के साथ सीखा है काम करके। उन्होंने मुझ में ये अच्छी आदतें मुझे
तो थैंक यू सर, हम सब बहुत उत्सुक हैं, करीबन 150 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन आके सर मेरा सवाल आपसे ये जैसे कि आपने कहा कि जर्नलिज्म पैरालिसिस हो गया वहाँ पे, अभी भी कई अनछुए मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर कहा जा सकता है मैं जर्नलिज्म कवर ना कर पा रहा हूँ। मुझे पत्रकार की बात याद आती है कि मीडिया में जब भी एक जर्नलिस्ट आता है उसका पहला सपना होता है कि पार्लियामेंट को उसको बीट मिले, लेकिन गांव में जाकर मीडिया गांव से कंट्रोल, दूर के इलाकों से कंट्रोल नहीं, आंध्र प्रदेश के किसी गांव से कंट्रोल, तो उस आज के जमाने में एक जर्नलिज्म, उस पर भी आप थोड़ा सा हमें। देखिए, आपका सवाल, उसका आसमान, उसका क्षितिज घना फैला हुआ है और इस पर बहुत बहुत देर तक बात की जा सकती है। बहुत संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि अगर पत्रकारिता का मकसद कोई शक्ति अर्जित करना है, कौन पार्लियामेंट की बीट चाहता है? जिसके मन में ये, जिसके जी में न्यू आंधी हो ना भाई, ये सारे तो एमपी मने जाने, और ये मोदी जी लंच पे मुझे बुला लिया करें डिनर पे महीने 10 दिन में। तो केवल और केवल शक्ति पाने के भाव से अगर कोई पत्रकारिता में आएगा तो तय मानिए वो पत्रकारिता के मूल से बिछड़ जाएगा। पत्रकारिता का मूल मुझे जो समझ में आया है, और मैं आज भी मानता हूं, और शायद अशोक जी ने कहा कि मैं पत्रकार रहा हूं, आई बेग टू डिसएग्री, मैं पत्रकार हूं। हम लोग यही पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारिता से शुरू हुए थे, प्रधानमंत्री हो गए। मैं ये मानता हूं कि और अपने स्वर्गवास तक उनके भीतर का पत्रकार कलमकार वो कायम रहा। द सेम इज ट्रू अबाउट आडवाणी जी। ऐसे और बहुत सारे अन्य पार्टियों में भी लीडर हैं जो पत्रकारिता से आए, लेकिन पत्रकारिता से आने के कारण उनकी संवेदनशीलता, उनकी जन समस्याओं को लेकर उनका जो आउटलुक है, उनको देखने का नजरिया है, वो डिफरेंट रहा है। तो पत्रकारिता में जो, मतलब देसी से अंदाज में कहूं तो यूं कह सकते हैं कि भाई जिसको तो लोगों की समस्याओं के समाधान करने में स्वाद सा आवे, सत्ता में तो स्वाद सबको आता है साहब, शक्ति किसको बुरी लगती है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बगल में बैठना किसको बुरा लगता है? किसी को नहीं लगता। लेकिन उसके अलावा भी तो एक आनंद है। मैं लाखों, हजारों या सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाया, इससे भी तो चेहरा खिल सकता है, इससे भी तो आनंद लिया जा सकता है, इसमें भी तो लुत्फ लेकर के मुखमंडल की कांति को अशोक जी के चेहरे की तरह बनाया जा सकता है। कर सकते हैं ना ऐसा? तो डिपेंड इस बात पे करता है, संस्कार ये होना चाहिए कि पत्रकारिता में आने का चस्का आपको, अपने विद्यार्थी को, सुरेंद्र जी, और हम सब विद्यार्थियों को भी अपना एजेंडा तय करना है। अगर हमारा एजेंडा केवल शक्ति पाना है तो उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। केवल धन पाना है तो और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। पत्रकारिता में वे रहें जिनका मन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के, सामान्य हिंदुस्तानियों के जीवन में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज लाने के लिए कलम का, कैमरे का, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने की तमन्ना, वो जाज्वल्यमान हो, वो धधकती हो आग भीतर, जिसके जाग जेगी वो गांव से खबर लाकर भी नेशनल हीरो बन जाएगा। बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसे, कई लोग होंगे जिनसे मैं सहमत नहीं हूं आइडियोलॉजिकली, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट विचारधारा के होंगे, लेकिन ग्रास रूट पे काम करते हैं, कई सारी चीजें निकाल के लाते, आनंद आता है। अपने में से कुछ लोग वैसे बने, मजा आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि हम इस समापन आगे भी आगे और क्या आग्रह कर जी धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, जी जी।
सर्वप्रथम आज के हमारे इस कार्यक्रम के चीफ पैटर्न प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता और एक्सपर्ट ऑन इश्यूज ऑफ जम्मू कश्मीर, जिससे अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, प्रोफेसर सुषमा यादव जी, कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण केंद्र या कहें जिनकी असली मेहनत थी, कामाख्या नारायण जी, और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट डॉक्टर अशोक कुमार जी, स्पेशली थैंक्स, और कोऑर्डिनेटर ऑफ इवेंट डॉक्टर सुरेंद्र जी, नीरज करण सिंह जी, अलेख्या सिंह जी, डियर पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मेरा लगभग आधे से ज्यादा काम तो अशोक सर कर चुके हैं, पहले ही अशोक सर ने कर दिया, पर हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और एक बड़ी पार्टी है, उसको पूरा करने के लिए सर्वप्रथम मैं वीरेंद्र सर का धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के पूर्ण रूप से एक कार्यकर्ता ना होते हुए भी ये जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के काम को जहां भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, जिस भी विषय में जाते हैं, वहां ये काम को फैलाते हैं। और जो धारा 370-35A जैसे विषयों में आप सबके बीच में अवेयरनेस हुई, वो इन जैसे योद्धाओं की वजह से ही हुई। हम इनको योद्धा बोलते हैं क्योंकि ये अपने इस काम के साथ साथ आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं और फैक्टफुल जानकारी देते हैं। नहीं तो बाकी सारे पॉइंट तो अलग अलग रहे ही हैं। अभी सर ने जो जिक्र किया जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, सरदार पटेल के बारे में बात हुई, तो ये एक बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि अभी 26 अक्टूबर अध्ययन केंद्र की तरफ से सर्कुलेट किया गया था कि 26 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। तो ये तिथि हमारे साथ में लौह पुरुष कहे जाने वाले और पूरी रियासतों को, शायद कहीं अगर उस समय जम्मू कश्मीर विषय भी या राज्य भी उनके, रियासत भी उनके तो आ जाती, तो शायद ये विषय मुद्दे ही नहीं बचते। तो उनको भी हम दोनों को नमन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं स्पेशली जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को इसलिए थैंकफुल करना चाहूंगा क्योंकि ये वाकई में एग्जैक्ट जो ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस तरह के मुद्दों को, इस तरह की बातों को अपने विद्यार्थियों में, समाज में लेके जा रहा है, जिससे कि हर किसी की अवेयरनेस हो रही है। मैं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चन भी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट भी लिया है। और इन सभी शब्दों के साथ ज्यादा मैं ना लेके मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वीरेंद्र सर हमारे बीच में रहेंगे, कामाख्या जी भी हमारे यहाँ फिजिकली हमारे पास में रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं बधाई भी देता हूं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को कि उन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से जोड़ने के बाद इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और उनके प्रयासों से के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। इसलिए एक बार फिर आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इतने एकाग्रता से पूरा कार्यक्रम सुना, ये बात सुनी, तो उसके लिए आप सभी भी धन्यवाद पात्र हैं। जी भाई साहब। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं आजकल शिक्षक तो नहीं हूँ, कई साल से मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं रहा, जा नहीं रहा यूनिवर्सिटी की तरफ, लिखा नहीं रहा हरियाणवी में कहना हो तो, लेकिन मुझे असाइनमेंट देने में बहुत मजा आता है। जी। तो मैं जितने पार्टिसिपेंट अभी बचे हैं या जो लोग पहले शामिल हुए थे, उन सब से एक अनुरोध कर रहा हूं। जैसे सुरेंद्र जी ने कहा था कि हम सिरसा में हमने CDLU में हरियाणा का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया था, ठीक वैसा एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मेरे गांव में हम चलाते हैं, रेडियो ग्रामोदय के नाम से। आप सबको इन सब का एक कंपटीशन कराएं। जम्मू ये आर्टिकल 370 और 35A और जम्मू कश्मीर अफेयर से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर एक कोई प्रतियोगिता आप आयोजित करें, और ये प्रतियोगिता ऑडियो पर हो। सब लोग 5-5 मिनट का, 5 से 7 मिनट का एक वार्ता रिकॉर्ड करें, जम्मू कश्मीर के इतिहास, जम्मू कश्मीर 370 से पहले, 370 के बाद, विषय 3-4 दिए जा सकते हैं। और उस प्रतिस्पर्धा में जो लोग सर्वोत्तम होंगे, 8-10 भी अगर होंगे, तो 10-11 लोगों के, माने जो अच्छा बोलेंगे, उन सबको हम रेडियो पर प्रसारित करेंगे, सोशल मीडिया पर भी प्रचारित करेंगे, और कोई पुरस्कार स्वरूप भी कुछ ना कुछ तो सुरेंद्र जी की तनख्वाह में से निकाल के हम दे ही देंगे। ये बड़े उदारवादी हैं हमारे साथी।